नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के वीडियो में प्रारंभ करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी से संबंधित चैप्टर वाइज हम रिवीजन करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो संबंधित है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से हम सारे चैप्टर जितने भी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत शामिल हैं उन सभी को एक एक करके चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप लगातार देखते चलिएगा। तो हमारे जो भी वीडियो हैं ये सभी जो है रेलवे एनटीपीसी को रिगार्डिंग तैयार किए जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लगातार इन वीडियो को देखिएगा। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं कुछ लाइनों के साथ। पथ के सूल फूल बन जाएं, पथ के सूल फूल बन जाएं, राह सरल हो तेरी, तू ना थके मंजिल थक जाए, तू ना थके मंजिल थक जाए, यही कामना है मेरी। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि वर्तमान समय जो कंपटीशन का दौर है एकदम गला काट प्रतियोगिता की तरह कंपटीशन है यहाँ। और इस कंपटीशन में सफल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता है। तो आप लगातार स्टडी करते रहें और वीडियोज के माध्यम से और तैयारी को आप हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इन वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टरों को रिवीजन कर पाएंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है वो होती है कहाँ, कोलकाता में। कलकत्ता में जो है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जिसके जो पहले चीफ जस्टिस बने थे उनका नाम था एलिजा शाह इम्पे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आता है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों के भारत के प्रशासन में भाग लेने के अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की जो है शक्ति भारतीयों को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया। तो पहली बार जो केंद्रीय विधानमंडल है जिसको हम आज के समय में जो लोकसभा राज्यसभा जानते हैं, तो ये द्विसदनीय कब बनाया जाता है। तो ये पहली बार केंद्र में द्विसदनीय का कॉन्सेप्ट आता है 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो मूलतः है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो उस दौरान अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है। यहाँ दिया गया भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में होता है। एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और फिर दूसरा होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो जो 1858 से पहले के जो एक्ट हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब 1858 में सीधा क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है 57 की क्रांति के बाद, तब फिर क्या है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कानून बनेंगे। तो इनको पहले देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत दो एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि पहला अधिनियम होता है जिसमें कंपनी के द्वारा नियंत्रित और संचालित करने से संबंधित कानून का प्रोविजन किया जाता है। और नेक्स्ट जो एक्ट आता है, नेक्स्ट एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये दोनों का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है
प्रत्येक 20 सालों में क्या है ये कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट आते रहे हैं। तो 1773 के बाद ये तो जो 1784 का था, तो ये तो विशेष एक्ट आया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट जिसका नाम दिया गया था। बाकी सभी जो है 20 सालों के अंतराल में आए हैं। 1773 के बाद 1793, फिर 1813, फिर 1833 और 1853। तो सभी जो एक्ट आते हैं वो 20 वर्षों के अंतराल के आते रहे हैं। फिर आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो पहला अधिनियम आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 का अधिनियम जो था ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और ये भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935 और अंतिम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट आते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अधिनियम लागू की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया जाता है। फिर है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया। तो ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इस संघीय शासन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रोविजन किया जाता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित था। क्या? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का डिवीजन। नेक्स्ट आता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया। तो जो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आता है जिसका नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। इसमें जो है संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव रखा गया कि भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव रखा गया जिसमें कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। तो जो भारत का संविधान सभा गठित होता है वो होता है किसके? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके अंतर्गत जो है भारत के संविधान सभा का गठन किया जाता है। जबकि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव किस में रखा गया था। तो वो 42 के क्रिप्स मिशन में रखा गया था। जबकि संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है कैबिनेट मिशन 1946 में आता है उसके अंतर्गत। फिर आता है कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का जो है प्रावधान था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था जो उस समय की प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों के जो विधान सभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। फिर आते हैं अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई, उसके सदस्य में कौन कौन थे और उनके विभाग कौन से थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं और उनके पास विभाग था राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों का विभाग जो संबंधित था वो था जवाहरलाल नेहरू के पास। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय, ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन। डॉक्टर
राजेंद्र बाबू के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य और कृषि विभाग मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई के पास था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे कौन? जॉन मथाई। अब आते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था? तो जगजीवन राम के पास मंत्रालय था श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह के पास कौन था? सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा। जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, तो रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। फिर ये जो लियाकत अली है, लियाकत अली जो है ये मुस्लिम लीग के मेंबर होते हैं। इनको बाद में अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल किया जाता है और लियाकत अली को दिया जाता है वित्त मंत्रालय। तो लियाकत अली खान को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वित्त मंत्रालय। और अंतिम है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजा गोपालाचारी को मिला था कौन सा? शिक्षा एवं कला विभाग। शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्रालय थे श्री राजगोपालाचारी। तो एक बार सभी को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कौन से सदस्य कौन से विभाग से संबंधित थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से विभाग हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के पास थे राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई के पास था उद्योग नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान के पास था वित्त मंत्रालय। और श्री राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा एवं कला मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं कि जो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो निर्वाचन के पश्चात जो है पहली बैठक संविधान सभा की होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और जो पहली बैठक होती है तो पहली बैठक की अध्यक्षता की जाती है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उन्हीं के द्वारा जो है पहले संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद जो है स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने जाते हैं फिर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। तो नेक्स्ट प्रश्न पॉइंट है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो बी.एन. राव के द्वारा जो है पहला भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। बाद में इसी ड्राफ्ट को जो बी.एन. राव ने तैयार किया था इसी में बहुत ज़्यादा संशोधन करके डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो है उसे अंतिम रूप से तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के स्थायी चेयरमैन चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और जो एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा, यही बाद में जो है प्रस्तावना का आकार देता है। तो प्रस्तावना जो मूल रूप से था वो किससे संबंधित है? तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसकी कब पेश किया गया? तो ये पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 का। इसकी डेट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो इसको जो है संविधान द्वारा स्वीकृति होती है 22 जनवरी को 1947। तो एक महीने के पश्चात ही जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। तो दोनों डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, 2-4 डेट ही हैं आपको याद रखने वाली। तो इन 2 डेटों को जरूर याद रखिए। एक तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जा रहा है। फिर आते हैं संविधान सभा का निर्माण काल। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन होते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है टोटल टाइम लगता है संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान
भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान पहली बार स्वीकार किया जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जबकि पूर्णतः जो संविधान लागू होता है, संविधान सभा पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो 26 जनवरी की डेट थी, इसको यादगार बनाने के लिए 2 महीने का और टाइम लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को फिर इसको पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को जो है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको 22 दिसंबर 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है, इसी से, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अर्थात एडॉप्ट कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। तो जो हम डेट पहले बताए हैं, इनको आप फिर से याद कर लीजिए एक बार कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसको स्वीकार किया जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है और पूर्णतः जो लागू किया गया वो किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल जो एंथम था, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में एडॉप्ट किया गया कब? 26 जनवरी 1950। आज़ादी के जो संविधान लागू होने की जो तिथि थी, उसी दिन जो है राष्ट्रीय चिन्ह को भी लागू किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में एक छोटी समिति थी जिसकी समिति थी झंडा समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो प्रमुख समितियों में है संघ शक्ति, संघ से संबंधित जितनी भी समितियां थी उन सभी के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है प्रांत, तो प्रांत वाले जो जितने भी प्रांत वाली समितियां हैं उन सभी के अध्यक्ष मिलेंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के तो आप जानते ही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर आता है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आते हैं
प्रक्रिया और नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति कौन, प्रक्रिया और नियम समिति जो बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, तो वो बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो संचालन संविधान सभा कौन संचालित करेगा, तो अध्यक्ष करेंगे, तो वही अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति है राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए समिति जो थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आते हैं कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर, तो इसमें कुल 6 अन्य सदस्य थे। इनके भी नाम आप याद रखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, अब बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है आ जाते हैं एन माधवराव, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान। इनके बाद डी.पी. खेतान की जो है बाद में इनके स्वास्थ्य कारणों से ये रिजाइन दे देते हैं और इनके स्थान पर आ जाते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से कुल 6 मेंबर हैं। 6 मेंबरों के नाम आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं के.एम. मुंशी, तीसरे हैं बी.एल. मित्र, जिनके स्थान पर बाद में एन माधवराव आए थे, फिर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला खान, डी.पी. खेतान बाद में स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दिए और इनके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये भी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों आज के प्रश्न जितने थे संविधान सभा संबंधित हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल लेकर आएंगे तो उसमें हम करेंगे संविधान सभा के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोतों से संबंधित। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ आपको PDF मिलेगी और PDF को एक बार ज़रूर आप स्क्रॉल करके देख लिया करिए प्रश्नों को। तो उससे क्या है, जो प्रश्न आप पढ़ते हैं उनको एक बार देख लेने से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।